गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैं घर से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। मुझे चले 2 घंटे तो हो ही गए होंगे और अभी हूँ मैं मुलसी में। यहाँ से मुझे बहुत दूर आगे जाना है। आप गेस करो कहाँ जाना होगा। आज मैं ऐसी जगह आपको लेके जाता हूँ जहाँ जाने में मन इतना शांत हो जाता है और तृप्ति हो जाती है यार एक तरह से है। आज मैं जा रहा हूँ अंजारले बीच। वहाँ पर जाके आपसे मिलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैंपिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल एडवेंचरस, और मेरीन लाइफ कैसी होती है, समुद्र कैसे दिखता है। बॉम्बे वाला समुद्र नहीं, असली समुद्र कैसे दिखता है, साफ़ सुथरा समुद्र कैसे दिखता है। तो चलो चलते हैं एंड लेट्स गो विद मी ऑन माई बाइक महारानी। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। फाइनली मैं अंजारले बीच पे आ चुका हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना शांत और क्लीन समुद्र है यहाँ पर इस एरिया में। तो आज रात को मैंने अभी मेरे पीछे वो क्लिफ देख सकते हो, वहाँ पर आपको वो टावर दिख रहा होगा जो सबसे बाहर का हिस्सा है ना, समुद्र की तरफ निकला हुआ। आज उसके ऊपर ही हम कैंपिंग करेंगे रात को। मैंने थोड़ा एरिया देखा कैसा है, तो एरिया अच्छा, आसपास घर भी हैं तो सेफ भी रहेगा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा वही अपना टेंट हो गया सेटअप। मैं तो मस्त सामान जचा के इधर लेट गया हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ बाहर का। तो ये टेंट अपने वाइट कलर का, भी इस पे रेन कवर नहीं लगाया मैंने, वो ग्रे कलर का है। यहाँ पर ऊपर लाइट टांग दी है एंड लुक एट द, खुल जा, ये व्यू है भाई अपना समुद्र का। शाम हो गई है। तेरी तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। गुड मॉर्निंग भाई। तो अभी उठा हूँ मैं, क्योंकि टेंट के अंदर ही 7 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। सीधा 8 बजे खाना खा के सोया था एंड अभी सीधा भी नींद खुली है 12 घंटे बाद। बाइक चलाने के बाद आई थिंक आई वॉज टायर्ड। तो कल हुआ क्या कि कल शाम को मेरी बाइक में पंक्चर हुआ और इधर कोई पंचर लगवाना था ही नहीं, तो मैंने खुद ही उसको खोला, पिछले टायर को, टायर निकाला नहीं, उसका टायर निकालने की कोशिश की पर वो निकला नहीं। पर 1 घंटे तक लगा रहा तो कोई एक बंदा मिला मुझे, वो बोला चलो यार मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। वो मुझे ऐसे कहीं लेके गया गराज में, गराज नहीं वो पर्सनल वर्कशॉप थी। तो उसने वो निकालने की, उसने तो मेरा ट्यूब रिप्लेस किया एंड देन वो मैंने दोबारा टायर लगाया खुद से, तब बाइक प्रॉपर चली अपनी। तो वो खाना भी बेचता था, तो मैं बोला यार मुझे खाना चाहिए, डिनर चाहिए। तो बोला सर आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप अपनी लोकेशन बताए जहाँ कैंपिंग करते हैं, मैं उधर ही खाना लेके आता हूँ। तो कल मैं इधर टेंट में ही सो रहा था, सबसे आइसोलेटेड हूँ मैं, इधर गेट तक ही खाना दे के गया और टिफ़िन में जब तक मैंने नहीं खाया वो इधर ही था, खाने के बाद टिफ़िन वापस ले गया। तो इट वाज रियली अमेजिंग। मैं सोच रहा था मुझे आग जला के पकाना पड़ेगा, तो इतना कुछ करना नहीं पड़ा एंड इट वाज वेरी नाइस। अभी मॉर्निंग हुई है, अभी बाहर आप देख सकते हो
ये मेरा टेंट है, अंदर से सामान अभी पैक कर रहा हूँ एंड दिस इज, चलो बाहर चलते हैं। तो अभी मॉर्निंग हुई है, आपको क्लियर दिख रहा है, वही अपना लाइट हाउस है। तो रात को पूरी इसकी लाइटें चारों तरफ घूमती हुई नज़र आ रही थी मुझे, तो एज ए सिक्योरिटी फील करवाती है वो। एंड ये अपना समुद्र है, अभी थोड़ा लो टाइड हो रखी है तो पानी पीछे रिवर्स में गया है। एंड अभी कोई लोग आया नहीं है, लोग आने से पहले। तो अभी कोई इतनी सुबह कोई उठा नहीं है, सब खाली है। तो मैं इतने पैकिंग कर लेता हूँ, अपना टेंट को समेट लेता हूँ। गहरा हुआ, गहरा हुआ, तेरी याद हुआ। गाइस, अब लास्ट चीज़ जो हमें हमेशा करनी चाहिए, कहीं भी जाते हैं सबको करनी चाहिए, वो है यहाँ की साफ़ सफाई जहाँ भी हम रह रहे हैं। क्योंकि ये कहावत तो आपने सुनी होगी भाई, जिस भी थाली में हम खाना खाते हैं ना उसमें हगना नहीं चाहिए, बल्कि उसको साफ़ करके दोबारा खाना चाहिए। जहाँ भी मैंने टेंट लगाया उधर कितना कूड़ा कचरा गिरा हुआ है। जितना मैं उठा सकता हूँ 15 मिनट 20 मिनट उतना उठाऊँगा और उसको प्रॉपर डिस्पोज कर देंगे, ताकि अगली बार कोई भी आए या मेरे जैसा कोई नेक्स्ट पर्सन आए कैंपिंग करने, उसको भी अच्छा लगे। अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी, मैं हूँ तेरा। पूरा कचरे का बैग इकट्ठा करने में मुझे 5 से 7 मिनट लगी है, इतना कूड़ा कचरा फैला हुआ था। एक डालता हूँ, अभी 1-2 बैग और भरेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे कचरा दिखा वो है इधर खाने की प्लेट। जो रात को लोग आते होंगे इधर पार्टी करने, इधर बैठते होंगे पीछे या टेंट कैंपिंग करने, तो उन्हीं का कचरा यार वो खाते हैं, प्लेट इधर फेंक देते हैं। तो ये बहुत ही गंदी बात, आप किसी चीज़ का एंजॉय करने आते हो और उसको कूड़ा कचरा करके जाते हो। आप खुद ही देखो, आप अगली बार आओगे इधर घूमने तो आपका कैसा लगेगा अगर पूरा कचरा फैला हुआ है। तो ऑल इट टेक्स इज जस्ट 5 मिनट। ऐसा नहीं सोचना कि मैंने नहीं गिराया तो क्यों उठाऊं। अगर जो मैंने उठाया ना, ये कम से कम 1 महीने तक इतना कचरा दोबारा नहीं होगा। मोस्टली 99% लोग अच्छे ही होते हैं जो नहीं गिराते, 1% लोग ही है वो। तो उनको 1% लोगों को टैकल करने के लिए 1 महीने के लिए मैं काफ़ी हूँ आज। पूरे दिन से यहाँ कोई भी पक्षी नहीं था, लेकिन शाम होते ही यहाँ पर सीगल्स का झुंड आ गया। करीब 100 से ज़्यादा ये पक्षी हैं। तो सीगल हमेशा ग्रुप में रहते हैं। वैसे तो ये ज़मीन पे कभी कभी बैठते हैं आके, लेकिन मोस्टली ये पानी में ही रहते हैं। वहाँ छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते रहते हैं, खाते रहते हैं। रेस्ट करने के लिए ज़मीन पे आते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर मुझे जो पक्षी दिखा है, ये मेरे पीछे 3 पक्षी देख सकते हैं, बिल्कुल बगुले की तरह पक्षी हैं। एंड इनकी लेकिन चोंच जो थोड़ी ज़्यादा कर्ड है, उसका कोई अलग टाइप का स्पीसीज़ होगा बगुला का, जो बीच पे रहने के लिए इवोल्व हुआ है। एंड इसके अलावा यहाँ पर सैंड पाइपर भी है। तो मुझे 3 टाइप के पक्षी दिखे यहाँ पर। अगर और दिखते हैं तो आपको बताता हूँ बाद में। बीच पे जब भी आप जाओगे, अगर आपको वहाँ पर छेद दिखे बड़े बड़े और उसके साइड में स्पाइडर जैसा पैटर्न दिखे, तो समझ लेना वो क्रैब्स ने गड्ढा खोद के क्रैब उसमें छुपा हुआ है। तो अभी बीच पे मैं हूँ और ये देखो कितना मिट्टी निकाला हुआ है इस गड्ढे में से। तो इस गड्ढे में छिपा हुआ एक क्रैब। लुक एट इट, दिख रहा है क्रैब है ब्राउन कलर का। उसने अभी भी गड्ढा खोदना स्टार्ट किया है। अभी मेरे आते ही रुक गया ये, बट दिस इज़ हाउ वो गड्ढा खोदते हैं। ये धीरे धीरे बहुत ही डीप चला जाएगा। तो जब भी कोई प्रीडेटर आता, पक्षी वगैरह इसको खाने के लिए, उस गड्ढे में घुस जाता है। अभी ये बनाना स्टार्ट किया इसने। अगर मैं प्रीडेटर होता तो खा जाता इसको भाई। इस शेल्स के ग्रेवी यार्ड में बहुत बार हमें लगता है कि यार दे आर जस्ट शेल्स,
लेकिन ये केवल शेल्स नहीं, इतनी ज़्यादा स्पीसीज हैं इस एरिया में जो ये ग्रेवयार्ड है। मुझे तो टोटली बताऊँ नाम ही नहीं पता, जो मोस्टली जो तार दिखने में सिमिलर है मैंने वो उठाई हुई हैं। देखो ये देखो किस टाइप का शेल है। देन दिस इज़ अनदर क्रिएचर, और ये ऐसे ब्लैक एंड वाइट कलर का शेल। दिस इज़ लाइक दैट कैप, टोपी की तरह है ये। इसका कलर देखो कैसा है, ये देखो गणेश जी की तरह दिख रहा है। ये शेल अलग है, ये अलग है, ये अलग। बहुत सारे स्पीसीज हैं। गाइज व्हेन यू आर ऑन द बीच, एक चीज़ मिस कर ही नहीं सकते, वो हो ये पेड़। इस पेड़ का स्पेसिफिक नाम तो नहीं पता मुझे, पर जो आप ये जंगल देख रहे हो मेरे पीछे, इसको हम बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। जैसे हरियाणा में डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट है अमेजोन का, वैसे ही इसको मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं यूजुअली जहाँ जो नदियाँ हैं हमारी समुद्र में मिलती हैं, जाके एशुरीज बोलते हैं, और उसके अलावा और कहीं कहीं भी समुद्र के आसपास ये पाए जाते हैं। तो इनकी मेन खास बात ये है तो ये दिख रहे नॉर्मल पौधे, लेकिन दो चीज़ है इसकी। एक तो इसके पत्तों पे वैक्स की कोटिंग होती है पानी से बचने के लिए। दूसरी चीज़, ये सांस लेने के लिए इसकी जड़ें ऐसे बाहर निकली होती है ज़मीन से। जहाँ भी आपको दिखे कि जड़ें बाहर आई हुई हैं, समझ लेना दिस इज़ मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये जो प्लांट है ये हमारे ज़मीन के पौधे नहीं है, ना ही ये समुद्र के पौधे हैं, ये है बीच के पौधे। अरे जब ये रियलाइज़ हुआ इसको बीच क्यों बोलते हैं, ना ये समुद्र है ना ये ज़मीन है, बीच की जगह को बोल दिया बीच। हिंदी वर्ड लग रहा है, ठीक है जो भी है। तो जो ये पौधे हैं ये बीच के पौधे हैं। अगर आप इस पौधे को देखो तो इसके जो पत्ते होते हैं वो वैक्सी होते हैं, है ना। वैक्सी पत्ते किस वजह से होते हैं, ताकि जो समुद्र का पानी है उससे ख़राब ना हो। वैक्स से पानी अंदर जल जाता नहीं पत्तों के। एंड इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ना ये एल्गी है ना ये कुछ है। दीज आर जस्ट शेपलेस प्लांट्स एंड दीज आर बीच प्लांट्स। आपको वाइट कलर के पत्थर दिख रहे होंगे, दीज आर नॉट वाइट स्टोन्स। ये पत्थर काले हैं लेकिन उस पर वाइट कलर के कुछ ऑर्गेनिज्म चिपके हुए हैं, जिसकी वजह से वो वाइट लिख रहे हैं। ये पूरी उन्हीं की वर्ल्ड है जो पीछे देख सकते हो मेरे। और इसकी मेन खास बात ये है कि पत्थर के साथ ऐसी पकड़ बना लेते हैं, आपको अगर इसको तोड़ना है ना, आपको आरी या थोड़ा लेके आना पड़ेगा तभी वो टूटते हैं। तो गांव वाले लोग इधर आते हैं अपना हथौड़ा लेके, और जो भी उनको लगता है कि ये जिंदा है उसी को कट कट तोड़ लेते हैं और बाद में उसको खाते हैं। दीज आर हाईली न्यूट्रिशियस। एंड जो बीच के आसपास के लोग रहते हैं उनका एक वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फूड है ये। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब भी आपको किसी भी इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना हो, किसी भी ऐसे नेचुरल प्रकृति में जो जीव जंतु रहते हैं उनके बारे में समझना हो, हमें एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है एनर्जी। जितने भी जीव हैं प्रकृति में सब एनर्जी का यूज़ करते हैं और अपने आप को बड़ा करते हैं। तो जो बीच का हमारा समुद्र और लैंड का जो इंटरेक्शन होता है, इसमें दो टाइप के मेन एनर्जी सोर्स हैं। एक तो समुद्र की लहरें, है ना, उसमें क्या बात है, और दूसरा हमारा है सूरज। जो समुद्र की लहरें हैं उसको डायरेक्ट जीव उसका पानी पी के बड़ा नहीं होते, लेकिन जो जीव उसका लहरों का यूज़ करते हैं समुद्र से बाहर आने के लिए और उसका अंदर जाने के लिए, है ना। जितने भी हमारे शेल्स हैं वो समुद्र के बाहर आके बीचेस पे बड़ा होते हैं और या कुछ खाने के लिए आते हैं, बट फॉर द सेफ्टी दे गो बैक टू द ओशियन, है ना। और भी बाकी क्रिएचर्स हैं जो ऐसे यूज़ करते हैं चीज़ों का। इसी वजह से आपने देखा होगा जितनी भी शेल्स होती हैं समुद्र के, या पेड़ पौधे होते हैं, सबके ऊपर ऐसे वेव्स लाइक पैटर्न होते हैं, ऐसे कोई प्लेन नहीं होता, है ना। सो दे ऑल आर इंटरेक्टिंग विद द वेव्स एंड यूजिंग द वेव एनर्जी।
दूसरी चीज़ आती है जो सूरज का यूज़ करते हैं। सूरज का यूज़ करता है तो आपको समझ ही गया होगा, वो है डायरेक्ट प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस। ये तो होते हैं हमारे प्राइमरी सोर्स, है ना, जो डायरेक्ट नेचर से एनर्जी यूज़ करते हैं। लेकिन जो ये जीव हैं, शेल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनको भी और लोग खाते हैं, इनको भी दूसरे जीव खाते हैं, इस एनर्जी का डायरेक्ट यूज़ करते हैं। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं फूड चेन। सीपियों का हमने देखा होगा, जो सीपी हैं वो शेल होती हैं, है ना, वो ऐसे कोई लिविंग नहीं होता, वो शेल होती हैं जो क्रिएचर्स हैं अपने आप को सेफ्टी के लिए, बचाने के लिए क्रिएट करते हैं। लेकिन जब वो मान लो मर गए जीव, तो शेल्स का क्या? एक तो शेल्स टूट टूट के पत्थरों से बिल्कुल बीच की वाइट सैंड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी क्रिएचर्स हैं ना, क्रैब हो गया, ऑक्टोपस हो गया, वो बहुत बार उस शेल्स को एज ए कवरिंग यूज़ करते हैं अपने आप को पक्षियों से बचाने के लिए, है ना। और जो प्लांट्स हैं वो भी, उनको भी बहुत तरह के इधर जीव वगैरह खाते हैं। और अब इन क्रैब्स को कौन खाता है? इनका इंटरेक्शन होता है हमारे लैंड्स के जो एनिमल है ना, लैंड्स के एनिमल भी इवोल्व हो रखे हैं समुद्र में या बीचेस पे आने के लिए और यहाँ से अपना खाना ढूंढने के लिए। जैसे हमारे सैंड पाइपर हो गया, वो कुछ नहीं, जैसे टटीरी जैसे ही पक्षी होते हैं, बस इवोल्व हो रखे हैं समुद्र पे रहने के लिए, ताकि जहाँ जितने भी शेल्स क्रैब उनको खाते रहते हैं आके। सीगल्स हो गया, और समुद्र से अंदर घुसते हैं जाके डायरेक्ट मछलियाँ पकड़ने के लिए। एंड तो बस यही होता है। लेकिन एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है, कोई भी क्रिएचर हो धरती पे, कोई भी क्रिएचर हो, सब एट द एंड मरते हैं और सबकी एनर्जी इट गोज़ बैक टू द नेचर। इसी वजह से बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। दैट्स द वन ऑफ द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड दिस इज़ वैलिड हेयर ऑल्सो। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। अभी ये लास्ट मोमेंट है मेरा समुद्र पे। अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ और डायरेक्ट बाइक से अपना महारानी को लेके सीधा हम पुणे जाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने आपको बीच के क्रिएचर्स के बारे में, कैंपिंग कैसी की, उसके बारे में आपको दिखाया एंड यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।